258 से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। कई उन्होंने तो आज हम इस लेसन में उनको तालीम का कितना शौक था, शिक्षणाची त्यांना किती ओढ होती, किती आवड होती हे शिकणार आहोत. मी अनाथांची आई सिंधुताई सपकाळ. सिंधुताई सपकाळ यांचा जन्म 1948 रोजी झाला होता. अजून ते जिवंत आहे, हयात आहे आणि समाजसेवेचे कार्य करत आहेत. अनाथांची सेवा करत आहेत. अनाथांची सेवा करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्ता. सबसे पहले हम उनका परिचय देख लेते हैं. असल में ये जो पाठ है अनाथांची आई, ये उनकी आत्मकथा है, उसी का एक हिस्सा है जो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी के हालात को लिखा है, अपनी आप बीती को, उसका एक हिस्सा है ये. और इसमें खासतौर से बताने की कोशिश की गई है कि उनको बचपन से कितना पढ़ने का शौक था. अनाथांची सेवा करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या, यतीमों की खिदमत करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक खिदमतगार. अब इनके जो समाज कार्य है वो किस तरह से चलते हैं ये बताने की कोशिश की गई. इसमें ममता बाल सदन या संस्थेची स्थापना करून अनाथ मुलांचा सांभाळ करण्याचे समाज कार्य त्या करत आहेत यानी कर रहे हैं. उन्होंने ममता बाल सदन, बाल यानी बच्चे और सदन यानी घर, ममता प्यार का, बच्चों का घर, ये उन्होंने एक एनजीओ कायम किया है, संस्था को स्थापना की है. अनाथ मुलांचा सांभाळ करण्याचे समाज कार्य त्या करत आहेत. और जो अनाथ बच्चे हो जाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं रहते हैं, मर जाते हैं, किसी को जैसे कोई लड़की पैदा हो जाती है उसको लोग कबूल नहीं करते, जो कि गलत सोच है. उनको कचरे के ढेर में डाल दिया जाता है, लड़कियों को, छोटी बच्चियों को. तो ये उनका जो है तो परवरिश करती है. त्यांनी अनेक अनाथ मुलांना शिक्षण दिले. उन्होंने कई अनाथ बच्चों को जो है तो शिक्षण यानी तालीम दी, जगण्याची प्रेरणा दिली. और ऐसे बच्चे जो रहते, जो अनाथ रहते, बेसहारा रहते, उनके अंदर जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है. तो ऐसे बच्चों को ज्यादा जरूरत ये होती है कि उनको उनकी जिंदगी को जीने का जोश, उनके अंदर जज्बा पैदा किया जाए, जीने की प्रेरणा दी जाए. तो ये काम उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो काम है कि बच्चों के अंदर जिंदगी के लिए, जीने के लिए जोश और जज्बा पैदा करना, वो किया. और ना सिर्फ उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, उनकी परवरिश की, बल्कि उनको समाजात मानाचे स्थान मिळवून दिले. जो यतीम बेसहारा बच्चे रहते, जिनका कोई परवरिश करने वाला नहीं रहता, जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं रहता, ऐसे बच्चों को जो तो समाज कोई ज्यादा अहमियत नहीं देता. लेकिन ना सिर्फ सिंधुताई सपकाळ ने उनको परवरिश की उनकी, बल्कि उनको समाज में जो ते इज्जत का मुकाम, मनाचे स्थान मिळवून दिले. मी वनवासी हे त्यांचे आत्मचरित्र प्रसिद्ध आहे. उनका जो आत्मचरित्र है, उनकी जो बायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसका नाम है मी वनवासी. सिंधुताई सपकाळ जो है तो बहुत मशहूर समाज सेविका है. उनके ऊपर मराठी के अंदर मी सिंधुताई नाम की एक फिल्म भी बन चुकी है. कई अवार्ड मिल चुके हैं उनको. और पिछले साल केबीसी में जो कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम आता है टीवी पर, उसके अंदर जो एक जुमा के दिन खास कार्यक्रम रखा जाता है कर्मवीर नाम का, जिसमें समाज की सेवा करने वाले, समाज के लिए कुछ करने वाले लोगों को बुलाया जाता है. उसमें भी वो आ चुकी है. तो ये उनका आत्मचरित्र है मी वनवासी. त्यांच्या सामाजिक कार्याचा गौरव म्हणून महाराष्ट्र शासनाने त्यांना अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई फुले या पुरस्काराने सम्मानित केले आहे. अब उनका जो समाज के प्रति कार्य है, समाज के लिए उन्होंने जो अपनी जिंदगी भर काम किया है, यतीम बच्चों के लिए, बेसहारा बच्चों के लिए, उसको देखते हुए उनका गौरव यानी उनका सत्कार जो है तो हुकूमत महाराष्ट्र ने किया है. अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई फुले जो खासतौर से औरतों को दिए जाने वाले अवार्ड है वो देकर. और इसके अलावा भी उनको बहुत सारे राष्ट्रीय पातळीवरचे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे पुरस्कार आणि सन्मान मिळालेले आहे. बहुत सारे उनको कौमी और बैनुल अक़वामी इनामात भी मिले. तसेच सत्यपाल मित्तल नॅशनल अवॉर्ड वो फाय फाउंडेशन यांचेही त्यांना पुरस्कार मिळाले आहेत. ये भी जो है तो पुरस्कार उनको मिले हैं. फाय फाउंडेशन का है, सत्यपाल मित्तल नॅशनल अवॉर्ड है. त्यांच्या जीवनावर आधारित मी सिंधुताई सपकाळ हा चित्रपट प्रकाशित झाला आहे. जैसा भी मैंने पहले जिक्र किया, मी सिंधुताई सपकाळ ही
उनकी जिंदगी पर एक फिल्म मराठी में बन चुकी है, रिलीज भी हो चुकी है। सिंधुताई या लयबद्ध वक्तृत्वासाठी प्रसिद्ध है। वक्तृत्व यानी भाषण, वो बहुत अच्छा भाषण देती है, सुनने वालों को बहुत मजा आता है, तो उनके भाषण भी बहुत ज्यादा जो है तो फेमस है। प्रस्तुत पाठात लेखिकेची प्रतिकूल परिस्थितीत ही शिकण्याची प्रचंड जिद्द दिसून येते। ये तो हमने उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ा, मालूमात हासिल की कि वो कितनी बड़ी समाज सेविका है, यतीमों बेसहारों के लिए, अनाथों के लिए वो काम करती है, ममता बाल सदन चलाती है, उनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, उनकी जिंदगी पर फिल्म भी आ चुकी है। लेकिन इस पार्ट में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमको उनके समाज कार्य के बारे में नहीं, बल्कि उनकी जो उनको बचपन से प्रतिकूल परिस्थिति थी, प्रतिकूल यानी जो नामवाफिक हालात थे, जो उनके खिलाफ थे, उस हालत में भी उनको शिकण्याची प्रचंड जिद्द दिसून येते। उनको पढ़ने का, तालीम हासिल करने का कितना शौक था, ये दिखाने की इसमें कोशिश की गई है कि उनको बचपन से कितना पढ़ने का शौक था। तो अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं। मी सिंधुताई सपकाळ, वो जैसा मैंने बताया उनका आत्मचरित्र है, मी वनवासी, उसमें से ये हिस्सा, ये भाग लिया गया है। मला लहानपणी सगळेजण चिंदी म्हणत, लहानपणी यानी बचपन में, मला यानी मुझे, सगळेजण यानी सब लोग चिंदी म्हणत, चिंदी जो कपड़े की चिंदी होती है उसको हम चिंदी कहते हैं। तो इनका नाम बचपन में चिंदी रखा गया था। इसके पीछे भी एक जो तो कहानी है कि वो लड़की थी और उनकी माँ नहीं चाहती थी कि उनको लड़की पैदा हो। अब वो लड़की हो गई तो वो पसंद नहीं करती थी उनकी माँ, इसलिए उनका नाम उन्होंने चिंदी रखी। जबकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का खूबसूरत प्यारा सा नाम रखते क्योंकि उससे मोहब्बत करते, लेकिन तो माँ चाहती ही नहीं थी कि लड़की हो। जैसे पुराने जमाने के बारे में हम सुनते हैं कि लड़कियों की, औरतों को ज्यादा समाज में वो मुकाम नहीं मिलता था जिसकी वो हकदार थी, बहुत सारे जुल्म सितम होते थे। आज भी ये पूरी तरह से ये जो गलत चीजें हमारे समाज में खत्म नहीं हुई। आज भी लोग लड़कियों से ज्यादा लड़कों को अहमियत देते हैं, ज्यादातर देहात में। लेकिन आज तो लड़कियां भी माशाल्लाह लड़कों से ज्यादा नाम कमा रही है, आगे बढ़ रही है। तो उनको सब चिंदी कहकर पुकारते थे बचपन में, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी वो पैदा हो गई थी। उनकी माँ चाहती थी कि बेटा पैदा हो, लेकिन बेटी हो गई तो उनका नाम उन्होंने चिंदी रखा। चिंदी अभिमान साठी, चिंदी तो उनका नाम था और अभिमान उनके वालिद का नाम था, और साठे उनका जो है तो सरनेम था, चिंदी अभिमान साठे। माझा जन्म 14 नोव्हेंबर 1948 रोजी नवरगाव फॉरेस्ट येथे झाला। वो बताती है कि मेरा जो जन्म है 14 नवंबर 1948 को नवरगाव फॉरेस्ट येथे झाला। नवरगाव फॉरेस्ट ये जो एक देहात है पहाड़ों के अंदर, वर्धा जिले में आता है, महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में। नागपुर से पहले वर्धा जिला आता है, वहां पर ये देहात है नवरगाव फॉरेस्ट, वहां पे उनका जन्म हुआ 14 नवंबर 1948 को। माझ्या वडिलांना अण्याजी म्हणायचे। जैसे गांव के अंदर लोग नाम अलग अलग तरह से पुकारते हैं, अन्ना का अन्याजी हो गया, बड़े भाई को अन्ना कहते हैं तो अन्याजी म्हणायचे। तो वो कहती है कि मेरे वालिद को लोग अन्याजी कहकर पुकारते थे। आमचा घर छोटा सा पण छान होता। हालांकि गरीब घर से ताल्लुक रखती थी, इनके वालिद जो थे वो जानवर चराने का काम करते थे। तो आमचा घर छोटा सा पण छान होता। वो बताती कि हमारा जो घर था वो छोटा सा था लेकिन छान होता, अच्छा था। अंगणात गुर गाय म्हशी होत्या, और आंगन के अंदर जैसे आमतौर पर आप देखते होंगे गांव में बड़े बड़े घर होते हैं, आंगन होता है, तो आंगन में जानवर होते थे, जैसे बैल है, गाय है, भैंसे है, ये सब होते थे। ये रोज म्हशी घेऊन शाळेसमोरून जात असे। उनके गांव में स्कूल भी थी प्राइमरी, तो बताए थे कि मैं रोज सुबह भैंसे लेकर स्कूल के सामने से जाती थी। उनको बचपन में भैंस चराने के लिए जंगल में जाना पड़ता था, तो उनका जो जंगल में भैंस चराने को जाने का रास्ता था उसी के दरमियान में बीच में जो तो स्कूल था। तो कहती कि मैं रोज सुबह भैंस से लेकर जब जाती थी तो स्कूल के सामने से जाती थी। त्या शाळेचं नाव होता बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी मेघे, आरवी रोड, जिला वर्धा। और उस स्कूल का नाम था बुनियादी यानी प्राइमरी, ग्राम शाळा पिंपरी मेघे, ये स्कूल का नाम है, बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी मेघे, आरवी रोड, जिला वर्धा। शाळा म्हणजे एक भला मोठा हॉल होता, जैसे
आप लोग भी स्कूल में पढ़ते सब, तो हमारे स्कूल में अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग कमरे होते हैं। लेकिन उस जमाने में इतना डेवलपमेंट, इतना विकास नहीं हुआ था। देखिए बड़ी बड़ी स्कूलों की इमारतें नहीं होती थी। तो अपनी स्कूल के बारे में बता रही हो, जहाँ वो उनके गांव में जो स्कूल थी कि शाळा म्हणजे एक भला मोटा हॉल होता है ना। स्कूल ऐसी थी कि अलग अलग कमरे नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ा हॉल था। धान्य ठेवायला गोडाउन बांधतात तसा, जैसे आमतौर पे धान्य यानी अनाज रखने के लिए जो गोडाउन वगैरह बनाए जाते हैं, वैसा वो हॉल का हॉल था बड़े वाला। वर कॉल असलेला, और ऊपर उसके कोई छत नहीं थी, स्लैब नहीं था, बल्कि कबीलू थे, जैसे आमतौर पे गांव के अंदर देहातों में घरों के ऊपर होते हैं। कॉल यानी कबीलू। समोर एक छान भला मोठा चाफ्याचं झाड होतं। चाफ्याला भुईचाफा, झाड़ यानी पेड़। और मतलब वो स्कूल के बारे में बता रही है अपनी कि एक बड़ा अलग अलग कमरे नहीं थे, बल्कि एक बड़ा हॉल था। और हॉल के सामने जो है तो ग्राउंड था। ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ा चाफ्याचा यानी भुईचाफा का झाड था। त्याची टपोरी पांढरी शुभ्र फूल शाळेच्या अंगणात पडलेली असायची। और वो भुईचाफा का जो फूल होता है वो सफेद रंग का होता है, पांढरा शुभ्र यानी बहुत ज्यादा सफेद। टपोरी यानी हतीली इतना, गोल सा बड़ा सा। फुलं शाळेच्या अंगणात पडलेली असायची। तो फूल जब हवा चलती है तो नीचे गिर जाते हैं, तो जमीन पर बोले ग्राउंड के अंदर फूल जो है तो पड़े होते थे। मतलब वो, ये आपको याद रखना है कि स्कूल कैसी थी। उनके स्कूल का नाम क्या था, बुनियादी ग्राम शाला पिंपरी। और अलग अलग कमरे नहीं थे, बल्कि एक बड़ा सा हॉल था। और सामने एक ग्राउंड था। ग्राउंड में एक गुईचाफा का झाड़ था, जिसके सफेद सफेद फूल नीचे गिरे हुए होते थे। तो इस तरह से वो अपनी स्कूल के बारे में बता रही कि स्कूल कैसी थी। म्हशी घेऊन शाळेत जाताना शाळेपाशी आले की मी म्हशी घेऊन शाळेपुढे थांबत असे। अभी छोटी थी, बच्ची थी 6-7 साल की, और इनको भैंस चराने के लिए जाना पड़ता था। इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाती थी। तो ना चाहते हुए वो पैदा हो गई थी, माँ तो बेटा चाहती थी, तो उनको काम करना पड़ता था। तो बोले जब मैं सुबह भैंसे लेकर जाती थी चराने के लिए, तो जब मैं स्कूल के पास आती थी, जब स्कूल के करीब आती थी, क्योंकि वो रास्ते में स्कूल पड़ता था जंगल में जाने की, भैंस चराने की, मी म्हशी घेऊन शाळेपुढे थांबत असे। तो मैं तो स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन मुझे स्कूल अच्छी लगती थी, तो मैं स्कूल के सामने थोड़ी देर रुक जाती थी और देखती थी वहां की गम्मत, क्या चल रहा है स्कूल में। मेरा भी बड़ा मन करता था, लेकिन मैं नहीं जा पाती थी क्योंकि उनका नाम ही नहीं डाला गया था स्कूल में। तो शाळेत जाणाऱ्या मुली चांगले कपडे घालून, वेणी फणी करून शाळेसमोर खेळत असायच्या। जब मैं भैंस चराने के लिए जाती थी, तो स्कूल के सामने रुक जाती थी, तो क्या देखती थी मैं कि शाळेत जाणाऱ्या मुली, मुली अनेक वचन है, मुली यानी लड़कियां, एक वचन होता है मुलगी। एक लड़की को कहेंगे मुलगी, और एक से ज्यादा है तो उनको कहेंगे मुली। मुली यानी लड़कियां। वो चांगले कपड़े घालून, वेणी फेणी करूं। तो जो स्कूल में जाने वाली लड़कियां रहती थी, जो नजर आती थी मुझे, जो स्कूल में जाती थी बच्चियां, लड़कियां, वो अच्छे कपड़े पहने होती थी, चांगले साफ सुथरे। और वेणी फेणी करूं, वेणी फणी यानी अपनी चोटियां बनाकर, बाल बनाकर, कंघी छोटी करके शाळेसमोर खेळत असायच्या। वो स्कूल के सामने खेलते हुए मुझे नजर आते थे। काही जणी झाडाखाली बसून अभ्यास करत असायच्या। मतलब कुछ लड़कियां जो है तो अच्छे कपड़े पहनकर, जिनके बाल बने होते थे, वो स्कूल के अंदर जो है तो स्कूल के सामने, समोर यानी सामने, शाळेसमोर यानी स्कूल के सामने खेलती हुई नजर आती थी, खेलती थी। और काही जनी और कुछ लड़कियां जो है तो झाड़ाखाली बसून, जैसे अभी अपने पढ़े ग्राउंड के अंदर स्कूल के सामने कोई चाफा का झाड़ था, चाफिया का, तो उसके नीचे बैठकर अभ्यास करत असायचे। अभ्यास यानी पढ़ाई करती थी। तेव्हा मला वाटायचं, तब मुझे लगता था, जब मैं देखती थी कि बच्चियां खेल रही है, कुछ पढ़ाई कर रही है, आपण पण शाळेत जावं। तब मुझे उनको देखकर लगता था कि मैंने भी स्कूल में जाना चाहिए। ये बच्चों का दिल होता है, जैसा देखते हैं वो भी चाहते हैं कि हमको भी ऐसा करने को मिले। वो भी एक लड़की थी, एक बच्ची थी, लेकिन उनका नसीब ये था कि उनको स्कूल में ना जाते हुए भैंस चराने के लिए जाना पड़ रहा था। तो उनके भी जहन में आता था कि काश मैं भी स्कूल में जाती। मी एकदा अण्याजींना म्हटलं, अण्याजी यानी अभिमान साठे जो उनके वालिद थे, उनसे उन्होंने एक दिन कहा कि अण्याजी मला शाळेत जाऊन शाळा शिकायची। तो एक दिन बोले, मैंने अपने वालिद से, अण्याजी से कहा कि मुझे स्कूल जाकर स्कूल शिकायची यानी स्कूल पढ़ना है। चुली पुढं बसून भाकरी करणारे आईने हे ऐकलं आणि तरा तरा बाहेर आली। तो ये
बातचीत हो रही थी उनके घर में आंगन में। तो बोले मैंने अपने वालिद से कहा कि पिताजी मुझे स्कूल में पढ़ना है जाके। तो मेरी माँ जो चूल्हे के सामने बैठ के भाकरी भाकरी कहते जवार की रोटी को, भाकरी याद रखिए, भाकरी कहा जाता है मराठी में जवार की रोटी को, जो खाई जाती है महाराष्ट्र में। तो वो भाकरी करना है, जवार की रोटी बना रही थी माँ। उसने जब ये सुना कि मैं अपने वालिद से कह रही हूँ कि मुझे स्कूल में जाकर पढ़ना है, हे आईने हे ऐकलं आणि ती तरत तरह बाहर आली, तरत यानी एकदम फटाफट स्पीड में। जैसे उसने सुना कि मैंने कहा पिताजी से कि मुझे स्कूल पढ़ना है, तो माँ बाहर है, चिंदे काय म्हणालीस। तो उसने मुझसे सवाल किया, क्वेश्चन मार के देखिए, ये भी आपको सवाल आता है एग्जाम में ग्रामर के अंदर, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ अपूर्ण विराम लगाना है। तो शिंदे काय म्हणाली, शिंदे क्या कह रही हो, शाळेत जायचं मतलब उनको डांटते हुए कहा स्कूल में जाना है, और रोज म्हशी कौन संभाली। यानी उल्टा कहने लगी, तू स्कूल जाने की बात कर रही है, तू स्कूल जाएंगी तो फिर भैंसे कौन संभालेगा। सवाल ये निशान है, यहाँ पे क्वेश्चन है, से सवाल पूछ रहा है। आपल्या साठेच्या घराण्यात अजून कोणी शाळेची पायरी सुद्धा चढला नाही। और क्या कहा कि हमारी जो साठे फैमिली है, उनका सरनेम था साठे, कि कोई हमारी स्कूल की पायरी भी नहीं चढ़ा हमारे खानदान से, अन शाळेत जायचा म्हणती शाणी। और उनको उसको कहने लगी चिंदू ताई को, चिंदी को, कि और हमारे खानदान में तो कोई पढ़ा नहीं, आज तक कोई स्कूल नहीं गया, और बड़ी आई शानी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने वाली। अण्याजी आईच्या ऐकत होती, ऐकडे यानी सुनना। अण्याजी माँ का सुन रही थी, जो माँ मुझे बातें सुना रही थी मेरे स्कूल में जाने का कहने पर, पण काही जो बोलत नव्हते, लेकिन वो मुझसे कुछ भी कहा नहीं उन्होंने। मैं रडायला लागली, मैं रोने लगी, माँ ने डांट दिया कि भली आई स्कूल में जाने वाली शहानी, ऐसे कौन चराएगा। पण माझा कोणी ऐकत नव्हता, लेकिन मेरे कोई सुन नहीं रहा था, ना माँ सुन रही थी और पिताजी ने भी कुछ कहा नहीं था। माझे वडील म्हणाले गप्प बस, और मेरे वालिद ने मुझसे कहा गप्प बस, खामोश बैठ जा, रो मत। त्यांना कोणी रडलेला आवडत नसेल, रडणं रडने यानी रोना, रडलेला यानी रोते हुए, उनको कोई भी रोते हुए अच्छा नहीं लगता था, उनको रोने की आवाज पसंद नहीं थी। तो जब मैं रो रही थी माँ के डांटने पर, तो पिताजी ने मुझसे कहा कि गप्प बस, खामोश बैठ जा। माझे वडील अभिमान साठे, नावाप्रमाणेच अभिमान वाटावा असे ते होते। जैसा उनका नाम था वैसे थे, उनका नाम था अभिमान यानी फखर, प्राउड। दुसरे दिवशी ते मला शाळेत घेऊन गेले, त्यांनी माझं नाव शाळेत घातलं। माँ के सामने तो उन्होंने कहा नहीं कुछ, क्योंकि माँ गुस्से में थी, बातें सुना दी थी, बस मुझसे कहा था, मैं रो रही थी तो कि खामोश बैठ जा। लेकिन वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने दूसरे दिन मुझे स्कूल में लेकर गए और मेरा एडमिशन, नाव घातलं यानी एडमिशन स्कूल में कर दिया। वयाच्या 9व्या वर्षी मी या शाळेत गेले और उम्र के 90 साल मैं इस स्कूल में गई, यानी पहली क्लास में उनका दाखिला हुआ, उस वक्त उनकी उम्र 9 साल थी। मतलब इतने लेट उनका एडमिशन हुआ। आमतौर पे 5-6 साल में बच्चा पहली में चला जाता है, लेकिन वो तो चाहती नहीं थी उनकी माँ कि वो पढ़े लिखे, तो उनका गुस्सा करती थी। गावातलेच वांदिले गुरुजी मुख्याध्यापक होते, मुख्याध्यापक यानी हेडमास्टर। जो हेडमास्टर थे बोले वो हमारे गांव के रहने वाले थे, उनका सरनेम था वांदिले गुरुजी। ये नाम आपको याद रखना है, मुख्याध्यापकाचे नाव काय होते, वांदिले गुरुजी। अब वो उनका पहनावा कैसा था, पांढरे शुभ्र धोतर, जो एक पारंपरिक वेशभूषा है महाराष्ट्र के मर्द जो है तो पहनते, धोती, धोतर को कहते, धोती को धोतर कहा था। पांढरे शुभ्र ने सफेद धोती पहनते थे, त्यावर नेहरू शर्ट, उसके ऊपर नेहरू शर्ट पहनते थे, धोती के ऊपर वो डोक्यावर पांढरी टोपी, और एक लंबी सी टोपी आप लोगों ने देखी होंगी, वो सफेद टोपी वो सर के ऊपर पहनते था, असा त्यांचा पोशाख होता। मतलब पांढरा धोतर, पांढरा शुभ्र धोतर, नेहरू शर्ट और सर में सफेद टोपी। वडिलांनी माहिती सांगितली यानी मतलब ये जन्म तारीख क्या है इसकी, कितने साल की है, वगैरह वगैरह जो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है एडमिशन के टाइम। तो वो वालिद साहब ने उनको, हेडमास्टर जो थे मुख्याध्यापक वांदिले गुरुजी, उनको दी। वांदिले गुरुजींनी माहिती ले ली और उन्होंने जैसा वालिद ने बताया वैसा उन्होंने लिख लिया। अण्याजींच्या त्यावर अंगठा घेतला और जो उनकी साइन थी, अब वो साइन तो नहीं जानते थे, माँ ने कहा था ना कि हमारे साठे फैमिली से कोई स्कूल की पायरी नहीं चढ़ा, अनिया जी भी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की इनसे, इनका एडमिशन के लिए, तो अनिया जी का उसके ऊपर उन्होंने अंगूठा
ले लिया, अंगठा घेतला आणि माझी शाळा सुरू झाली और इस तरह मेरा एडमिशन हो गया और मेरी स्कूल जो है तो शुरू हो गई. शाळेत नाव घातलं, स्कूल में नाम डाला गया, तरी म्हशी सांभाळायला जावंच लागायचं. हाँ, ये अहम बात थी कि भले मेरा नाम स्कूल में दाखिल कर दिया गया था, वो तो मेरे जिद की वजह से, मेरे शौक को देखते हुए मेरे वालिद ने अनैया जी ने मेरा नाम डाल दिया था. लेकिन जो काम था मेरे पीछे लगा हुआ भैंसों को चराने का, वो लगा हुआ था, वो मुझे जाना ही पड़ता था भैंसे चराने के लिए. सकाळी शाळा भरायच्या वेळी मला घंटा ऐकू येत असे. घंटा यानी जो बेल बजती थी, जब सुबह स्कूल शुरू होती थी तो बेल बजती थी. गाव छोटा था तो बेल की आवाज मुझे आती थी. मला शाळेत जावंसं वाटायचं. मैं खुश होती थी, मुझे भी लगता था कि मैंने भी स्कूल जाना चाहिए, स्कूल शुरू हो रही है, बेल बज गई है. पण जाता येत नसे, लेकिन जा नहीं पाती थी. इसकी वजह आप जानते हैं, उनको भैंसे चराने के लिए जाना पड़ता था. सकाळी 7 ते 1 वाजेपर्यंत व नंतर 3 ते 5:30 पर्यंत अशी दोन वेळा शाळा भरायची. अब स्कूल जो है तो 2 शिफ्ट में होता था. सुबह में 7 बजे से 1 बजे तक एक पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट होती थी दोपहर में 3 बजे से 5:30 बजे तक. इस तरह से 2 वक्त वो जो है तो स्कूल भरती थी. सकाळची शाळा मला सापडत नसे. अब सुबह तो मेरी मजबूरी थी, मुझे भैंसे चराने के लिए जाना पड़ता था, तो सुबह की स्कूल मुझे नहीं मिलती थी. म्हशी चारायला गेलं की शाळेजवळच्या खालच्या बाजूला जो छोटा डोह होता, डोह कहते हैं, जो गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा होता है, उसको डोह कहते हैं. तो स्कूल के करीब में जब मैं जाती थी भैंसे चराने के लिए, तो वहां पे एक गड्ढा था, त्यात म्हशी डुंबत बसत और भैंस उसके अंदर बैठ जाती थी. मग मी तास 2 तास निवांत होत असे. निवांत यानी मुझे आराम मिल जाता था. एक बार नहीं तो भैंसों के पीछे पीछे जाना पड़ता था, लेकिन एक बार भैंस पानी में बैठ गई गड्ढे में तो 2-3 घंटे उठती नहीं है, उसके अंदर बैठी रहती है. तो मुझे फिर इतनी फिक्र नहीं होती थी उनके पीछे जाने की, क्योंकि एक जगह बैठी रहती थी. तो मुझे टाइम मिल जाता था, आराम मिल जाता था 1-2 घंटे का. तास यानी घंटा. तेव्हा शाळेचा राहिलेला अर्धा वेळ मी पाटीचा फुटका तुकडा आणि फाटका पुस्तक घेऊन शाळेत जात असे. देखो ये भी कितनी अहम बात है कि उनके पास में ना बैग था, ना किताबें थी. क्या था सिर्फ उनके पास में? पाटी. पाटी कहते हैं स्लेट को. पहले जो है तो स्लेट प्राइमरी के अंदर बच्चे इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए. तो वो टूटा हुआ टुकड़ा था उसका, टूटा हुआ, और फाटका पुस्तक और एक फटी हुई किताब लेकर मैं स्कूल में जाती थी, जो दोपहर वाली स्कूल होती थी, 3 से 5:30 वाली. उसके अंदर शाळा भरलेलीच असे. ये तो लेट हो जाती थी क्योंकि भैंसों के साथ जाती थी. स्कूल ऑलरेडी शुरू होती थी, चालू रहती थी. काही मुले मोठमोठ्याने 1-2 असे पाळे सुरात म्हणत असायचे. कुछ बच्चे एक एका एक, दो एका दो, इस तरह जो पहाड़े बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी में, याद करते हैं, वो बच्चों का शुरू रहता था. तीसरी आणि चौथीला वांदिले गुरुजी शिकवत. अहम बात ये है कि वहां पर जो स्कूल थी, जहाँ पर ये चिंदी पढ़ रही थी, वो चौथी तक थी. और जैसा मैंने बताया कि अलग अलग कमरे नहीं थे, अपन ने पहले पढ़े, एक हॉल था बड़ा सा, और उसी में 4 क्लास बैठती थी. एक कोने में पहली, दूसरे कोने में दूसरी, तीसरे कोने में तीसरी और चौथे कोने में चौथी. और लगभग 2 टीचर वहां पर थे. एक तो वांदिले गुरुजी थे जो मुख्याध्यापक थे, उसी गांव से रह के रहने वाले थे. तो वो वांदिले गुरुजी तीसरी और चौथी को पढ़ाते थे. तिसरी चौथीला वांदिले गुरुजी शिकवित, तर पहिली दुसरीला कांबळे गुरुजी शिकवत. और पहली दूसरी को जो है तो कांबळे गुरुजी पढ़ाते थे. पहली दूसरी कांबळे गुरुजी, तीसरी चौथी वांदिले गुरुजी. तो इसमें चिंदी के जो शिक्षक हुए वो हुए कांबळे गुरुजी, क्योंकि वो पहली क्लास में थी. तो कांबळे गुरुजी उनके टीचर थे, जो उनको पहली और दूसरी में पढ़ाते थे. 4 कोपऱ्यात 4 वर्ग अशी रचना थी, जो मैंने बताया अभी. ये हॉल था बड़ा सा और चारों कोने में 4 क्लास, पहली दूसरी तीसरी चौथी, इस तरह से बैठती थी. तो इस तरह से उनकी स्कूल होती थी. तो इतना होने के बावजूद उनको भैंसे चराने के लिए जाना पड़ता था, फिर भी वो अपना टाइम स्कूल में आती थी फटी हुई किताब लेके और फटा हुआ पार्टी लेकर, स्लेट लेकर. इस तरह से उनको पढ़ने का जो है तो शौक था. अब इसका बचा हुआ जो हिस्सा है वो हम अगले लेक्चर के अंदर लेंगे. अब अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल पूछना है, तो वो पूछ सकते हैं. अभी 5 मिनट टाइम है अपने पास.
तो आपको ये याद रखना है इसके अंदर कि इसमें सिंधु ताई के समाज कार्य के बारे में नहीं, बल्कि उनके बचपन के बारे में बताया गया है कि कितना उनको पढ़ने का शौक था और उन्होंने पढ़ने के लिए मुश्किलात का जो है तो सामना किया था। तो इस तरह से ये मेन वनवासी जो उनका आत्मचरित्र है उसका ये एक भाग है। किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते। या चैट के अंदर अपना सवाल भेज सकते। अभी मैं कुछ सवाल पूछूंगा आप लोगों से, आपको उनके जवाब देना है। जो जवाब देना चाहते हो हैंड रेज करें अपना। चिंदीच्या शिक्षकाचे नाव काय होते? हाँ, आ रही है आवाज आपको? पूछे। हाँ, इसको पढ़िए आप। हो सकता है एग्जाम में आए, आपको पूछा जाए ये। इसमें ग्रामर के भी जो सवाल है आपको, जैसे शुद्ध लेखन है, कैसे लिखा जाता है, कौन से शब्द को विराम चिन्ह का कैसे प्रयोग किया गया है, वो भी देखना है आपको। ये सब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और कुछ भी आपको परेशानी हो, कुछ समझ में ना आता हो, तो आप पूछ सकते। अगला जो हिस्सा है इसका जो बाकी है वो आपको पढ़ लेना है। हर लेसन को आप 2-2, 3-3 बार पढ़िए। सही पढ़ेंगे तो सही लिखेंगे, कौन सा शब्द कैसा लिखा हुआ है, सही लिखेंगे तो मार्क